चुनाव को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखना वो तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है। इसका असली मकसद है आंकड़ों के जरिए जनता के मन को समझना, उनकी जरूरतों को पढ़ना और फिर एक बेहतर कल का नक्शा तैयार करना। आज हम उत्तर प्रदेश की बिस्वा विधानसभा सीट के आंकड़ों में गहरे उतरेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ एक सीट का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि जमीन पर राजनीति असल में काम कैसे करती है, वोटर क्या चाहता है और भरोसे पर टिकी जीत का रास्ता कैसे बनता है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बिस्वा की जमीन, वहां के लोगों और उसके सामाजिक ताने बाने को समझेंगे। फिर हम उन नंबरों को देखेंगे जो चुनावी नतीजों की असली कहानी कहते हैं। इसके बाद हम पर्दे के पीछे की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर जीत का एक ठोस और कार्रवाई योग्य रास्ता तैयार करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। कोई भी इलाका, कोई भी विधानसभा क्षेत्र सिर्फ नक्शे पर खींची कुछ लकीरें नहीं होता। उसकी अपनी एक धड़कन होती है, अपनी एक आत्मा होती है, और बिस्वा भी एक ऐसी ही जगह है। बिस्वा, ये नाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आता है, लेकिन ये सिर्फ एक पता नहीं है। ये वो जमीन है, अवध की वो मिट्टी है जहाँ राजनैतिक फसलें उगती भी हैं और काटी भी जाती हैं। यहाँ के खेत, यहाँ के बाजार, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, यही सब मिलकर यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। अब बिस्वा का चुनावी गणित समझना है तो यहाँ के सामाजिक समीकरणों को समझना ही होगा। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की एक बड़ी आबादी है, जिसमें यादव समुदाय का खास असर है। उतनी ही अहमियत रखती है अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी, जिसमें जाटव समुदाय की संख्या ज्यादा है। इनके साथ साथ मुस्लिम अल्पसंख्यक और ब्राह्मण ठाकुर जैसे सवर्ण समाज भी नतीजों पर गहरा असर डालते हैं। और देखिए, हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी कुछ तकलीफें हैं। हर आवाज, चाहे वो किसी की भी हो, वो सम्मान चाहती है। और यहीं पर हमारे संविधान का जो मूल विचार है वो सामने आता है, हर नागरिक की गरिमा और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी बात रखने का हक। राजनीति का पहला काम ही इसी सम्मान को पक्का करना है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। राजनीति में जज्बात होते हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन दिन के आखिर में जीत और हार का फैसला तो नंबर ही करते हैं। और ये नंबर सिर्फ अंक नहीं है, ये लोगों की आवाज है, उनकी इच्छा का आईना है। इस चार्ट को देखिए, इसमें एक बहुत साफ कहानी दिख रही है। बिस्वा में वोट डालने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 90 के दशक में जहां 60-65% लोग वोट डालते थे, वहीं 2017 और 2022 में ये आंकड़ा 70% के पार चला गया। इसका मतलब साफ है, यहाँ का वोटर जागा हुआ है, वो अपनी हिस्सेदारी चाहता है और वो व्यवस्था से उम्मीद रखता है। और जब इतने लोग वोट डालने निकले और मुकाबला इतना कड़ा हो, तो जीत का अंतर कितना होता है? बहुत मामूली। बिस्वा में हाल के चुनाव रेजर थिन मार्जिन, मतलब 5% से भी कम वोटों के फर्क से जीते गए हैं। इसका मतलब क्या है? हर एक वोट की कीमत है। एक भी वोट इधर से उधर हुआ तो पूरी बाजी पलट सकती है। ये एक बहुत नाजुक जनादेश होता है। ये टेबल देखिए, ये उसी नाजुक जनादेश की कहानी बता रही है। 2022 में बीजेपी जीती, मार्जिन सिर्फ 4.45%। 2017 में भी करीब 5%। लेकिन जरा पीछे चलिए, 2002 में समाजवादी पार्टी जीती थी, मार्जिन 4-12%। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सत्ता किसी की जागीर नहीं है, यहाँ वोटर ही असली बॉस है। और पार्टियों का सफर भी देखिए, किसी फिल्म की कहानी जैसा है। समाजवादी पार्टी एक वक्त था 2000 के दशक में जब वो लगभग 30% पर आ गई थी, लेकिन फिर देखिए 2022 तक 40% से ज्यादा वोट लेकर जबरदस्त वापसी की। और बीजेपी 1996 में जीतने के बाद एक दौर गिरावट का आया, लेकिन फिर ऐसी वापसी की कि 2022 में 44.8% वोट शेयर के साथ सीट जीत ली। ये बताता है कि वोटर वफादार हैं, लेकिन मुद्दों और काम के प्रति, किसी एक पार्टी के प्रति नहीं। तो अब तक हमने जमीन को समझा, नंबरों को पढ़ा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रणनीति, स्ट्रैटेजी। चुनाव सिर्फ गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है, ये शतरंज की बिसात है। आइए समझते हैं कि बिस्वा में इस बिसात पर चालें कैसे चली जाती हैं। बिस्वा की राजनीति को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ का त्रिकोणीय मुकाबला। लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों में नहीं है, मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, सपा, बीजेपी और बसपा। और बसपा की मौजूदगी इस खेल को बहुत पेचीदा बना देती है। वो अक्सर सत्ता विरोधी वोटों को बांट देती है, जिससे किसी का खेल बनता है तो किसी का बिगड़ता है। इस त्रिकोण को समझे बिना आप बिस्वा को समझ ही नहीं सकते।
तो इस शतरंज की बिसात पर सबसे ताकतवर मोहरा कौन सा है? वो है उम्मीदवार। क्या एक सही उम्मीदवार पूरी बाजी पलट सकता है? बिस्वान का इतिहास कहता है बिल्कुल पलट सकता है। ये लड़ाई सिर्फ पार्टी के निशान की नहीं बल्कि चेहरे की भी है। 2022 में बीजेपी की रणनीति को देखिए, एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने उम्मीदवार बनाया निर्मल वर्मा को। अब निर्मल वर्मा कौन है? वो पहले इसी सीट से बसपा के विधायक रह चुके थे, यानी वो एक जाने पहचाने और बड़े एससी चेहरे थे। ये कदम सिर्फ एक टिकट देना नहीं था, ये बसपा के कोर जाटव वोट बैंक को एक सीधा संदेश था। और हुआ भी वही। इस एक चाल ने बीजेपी को एससी वोटों का एक जरूरी हिस्सा दिलाया और उनकी जीत का रास्ता बना दिया। तो हुआ क्या? चुनाव असल में एक कंसोलिडेशन की जंग बन गया। मतलब कौन अपनी बिरादरी, अपने कोर वोट बैंक को ज्यादा मजबूती से एक साथ रख पाता है और साथ ही दूसरे के घर में थोड़ी बहुत सेंधमारी कर पाता है। जीत उसी की होती है जो इस संतुलन को साध ले। और यहीं पर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। उनका जो कोर वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम, वो मजबूत है, लेकिन सिर्फ उसके सहारे जीतना अब मुश्किल है। उन्हें इससे आगे बढ़कर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन, एक रेनबो कोएलिशन बनाना होगा। खास तौर पर उन एससी वोटर्स का भरोसा वापस जीतना होगा जो उनसे दूर चले गए हैं। और ये भरोसा सिर्फ बातों से नहीं, जमीन पर काम करके ही जीता जा सकता है। तो अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। इन सब बातों को, आंकड़ों को, सामाजिक समीकरणों को और रणनीतियों को एक साथ रखकर देखें तो बिस्वा में जीत का रास्ता क्या है? ये सिर्फ चुनाव जीतने का नुस्खा नहीं है, एक बेहतर गवर्नेंस, एक जवाबदेह शासन देने का ब्लूप्रिंट है। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में जब हम लोगों तक पहुंचने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत का जो नया डीपीडीपी कानून है वो इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। एक कामयाब अभियान को हम 90 दिनों की एक सीढ़ी के तौर पर देख सकते हैं। पहले 30 दिन जमीन पर उतरकर रिसर्च करने, लोगों की असली समस्याएं सुनने और अपना संदेश तैयार करने के लिए। अगले 30 दिन छोटे छोटे सामाजिक गुटों से जुड़ने और हर दरवाजे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और आखिरी 30 दिन एक हाई इम्पैक्ट कैंपेन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने के लिए। और ये अभियान 4 मजबूत खंभों पर खड़ा होना चाहिए। पहला, स्थानीय कल्याण के मुद्दे, नौकरी, सिंचाई, सड़क, कर्ज, लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़े मुद्दे। दूसरा, सामाजिक न्याय का वादा, एक ऐसा नैरेटिव जो अल्पसंख्यकों और हर दबे कुचले वर्ग को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दे। तीसरा, बदलाव के लिए एक साफ विकल्प बनना। और चौथा, सबसे जरूरी, व्यावहारिक होना, मतलब सत्ता विरोधी वोटों को बंटने से रोकने के लिए सही रणनीति बनाना। आज के जमाने में एक और हथियार है, हाइपर लोकल टारगेटिंग। इसका मतलब है एक साइज सब पर फिट नहीं होता। हर गांव की, हर मोहल्ले की अपनी एक खास समस्या होती है। किसी के लिए बिजली का बिल मुद्दा है तो किसी के लिए स्कूल की हालत। तकनीक की मदद से हर छोटे समूह तक उन्हीं की भाषा में उन्हीं के मुद्दे की बात पहुंचाना, यही है हाइपर लोकल टारगेटिंग। लेकिन याद रखिए, तकनीक, रणनीति, ये सब अपनी जगह है। इन सबसे ऊपर एक ही चीज है, विश्वास। एक पुरानी कहावत है जो आज भी उतनी ही सच है, भीड़ खरीद सकते हो तो शोर किराए पे मिल जाएगा, लेकिन अगर जीत चाहिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। बड़ी बड़ी रैलियां माहौल बना सकती हैं, पर वोट विश्वास पर ही मिलता है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर आके खत्म करते हैं। बिस्वा का भविष्य क्या होगा? क्या वहां की राजनीति बंटवारे के मुद्दों में उलझी रहेगी, या फिर लोग विकास, अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों के भविष्य के मुद्दों पर वोट देंगे? ये फैसला बिस्वा के लोगों को ही करना है, और उनका फैसला सिर्फ बिस्वा का नहीं, हमारे पूरे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।